नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी अचैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24/7 द वर्ल्ड दिस वीक के साथ आपके साथ मौजूद हूं। ये चैक सिंप्लीफाइज चैनल पे भी आता है और मेरे साथ हमेशा की तरह हैं मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चैक्स। पीस एट लास्ट। लेट्स सी ये कब तक चलती है, और भारत के लिए तो विन विन हो ही गया है। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज है अभय, मुझे एक पुराना अजीत का डायलॉग याद आता है जब उसको पूछा जाता है, बास सिग्नल क्या होगा? कहता है, बेवकूफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। और यही चीज आप देखिए क्या हो रहा है ईरान और अमेरिका के पीस डील के साथ। द है पीस डील, बट द डील इज इन पीसेस, क्योंकि किसी को नहीं मालूम क्या हो रहा है यहां पे। पहले का हम संडे को पहुंच रहे हैं जेनीवा, लुसान में हम ये डील साइन करेंगे। डील साइन हो जाती है वर्साई में, पूरे ग्लोबल मीडिया के समक्ष होते हुए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्टाइल में डील साइन करते हैं। उसके बाद एक है ना, शहबाज शरीफ एक निकालते हैं अपना वर्जन डील का, जिसमें शहबाज शरीफ ने नीचे साइन किया हुआ है जैसे कि वो अप्रूविंग अथॉरिटी है। फिर आती है बात कि वहां पे लेबनान में इजराइल ने कुछ मार दिया, हमने बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली है, खुली है, खुली है, कुछ नहीं हो रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली है। आज मालूम पड़ता है कि सब के सब वहां पे स्विट्जरलैंड जेनीवा पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले कौन पहुंचा है? आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ। पहले तो पाकिस्तान पहुंचा है वहां पे, पाकिस्तान पहले पहुंचा है, बाकी सब तो बाद में आए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बस यही एक चीज बची है जो दिखा सके कि हम जीत रहे हैं। खैर, अब ये सारे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही थी कि ये बेवजह की लड़ाई जो है ये खत्म हो जाए। ट्रंप अपने लिए एक एग्जिट स्ट्रेटेजी देख रहे थे, और ईरान के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान के अंदर ये पता नहीं लग रहा था किससे बात करी जाए। तो जो प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देख रहे थे, और जो ईरानियन न्यूज़पेपर्स में भी अगर आप पढ़ें, तो उसमें 3 लोग थे। एक तो मुश्तबा खुद थे, हार्डलाइनर आईआरजीसी थे, करेक्ट, वाहिदी। आईआरजीसी के साथ उनकी जो मीडिया था, मीडिया बहुत एक्टिव था, हार्डलाइन मीडिया था, एक मॉडरेट मीडिया था, और मॉडरेट मीडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 3 शख्स थे जो दुनिया को भी देख रहे थे। ये गालिबाफ, पेशकियान और अरिगाची, ये 3 जो है ये फेस थे। और इंटरनली इनके काफी मतभेद चल रहे थे, और जो भी ये जो मॉडरेट थे, ये जो अपने नेगोशिएटर थे, खासकर अरिगाची या पेशकियान, जो भी ये करके आते थे, इसके इंटरनल जो था वहां पे काफी प्रेस में और ये हाईलाइनर से, क्योंकि वहां भी अगर आप देखें तो हर एक ने पावर सेंटर बना रखे हैं। आईआरजीसी को बहुत तगड़ा मॉनेटरी बेनिफिट है। जो आज की रेजीम अगर आप कहें, मुल्लाओं ने पैसे का इतना लालच है जितना आईआरजीसी के कमांडरों का था। जो पावर और पैसा, इसकी उनको बचाना था, और ये पूरी लड़ाई उसी के लिए थी। ईरानियन रेजीम को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, ईरानियन रेजीम को बचाने के लिए पूरी मुशक्कत चल रही थी। मॉडरेट्स जो थे वो दोनों साइड की बात को लेके चल रहे थे कि देश का बहुत नुकसान हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ होना चाहिए। मुश्तबा का जहां तक हिसाब है, मुश्तबा ने अपने को डिस्टेंस किया है फ्रॉम दी वर्डिंग्स ऑफ द डील, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस करते हुए भी अप्रूव कर दिया है। आप समझ रहे हैं ना, कि उन्होंने बोला कि मैं इसका पार्ट नहीं था, अब तुमने कर दिया है तो ठीक है। और इसके साथ ही मुश्तबा की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आया है हार्डलाइनर्स को कि अब आप चुप हो जाओ, क्योंकि अगर ये बात जो हम अंदर का अंदरूनी रिफ्ट है बिटवीन मॉडरेट्स एंड हार्डलाइनर्स, ये बाहर आएगा तो अमेरिका इसको एक्सप्लॉइट करेगा। अभी जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि तेहरान भी एक ऐसी कगार पे पहुंच गया था कि उसको ना तो ऑयल बिक रहा था, ना उसका खाना आ रहा था। तो अभी भी जो उसको मिलेगा पैसा और जो उसके रिकंस्ट्रक्शन होगा, 4-5 साल तक ईरान जो है वो लड़खड़ाते हुए ही चलेगा, क्योंकि काफी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली देखिए ईरान की ताकत क्या थी, एक्सपोर्ट्स उसके हैं स्टील, ऑयल, गैस
और पेट्रोकेमिकल्स, इन सब के ऑयल एंड गैस फील्ड्स को नहीं मारा, लेकिन जो उनके कॉम्प्लेक्सेस थे, जो डाउनस्ट्रीम ये पेट्रोकेमिकल, स्टील इंडस्ट्री, वेपन्स, इन सब पे बहुत बुरी मार पड़ी है। और इससे वापस आने के लिए सिर्फ आपने अगर $300 बिलियन दे दिए तो ओवरनाइट तो होता नहीं है, इसके लिए सालों लगेंगे उनको आने के लिए। तो ईरान की तरफ से भी अभी जो है उनको रियलाइजेशन है कि पीस तो चाहिए। हॉर्मुज का हम बात कर लेंगे, न्यूक्लियर जो है और मिसाइल, ट्रंप जो है काफी हद तक मान गया है कि तुम बाहर मत निकालो, अंदर ही उसको आईए इंस्पेक्शन में कर लो। तकरीबन ये डील वही लग रहा है जो ओबामा का 2015 का डील था, बल्कि तब तो हॉर्मुज का क्वेश्चन ही नहीं था वो है। और Correct. हमारे जो पाकिस्तानी फ्रेंड हैं, उन्होंने अपना तड़का तो दिखाना ही था, तो उन्होंने आखिरी में जो हिजबुल्लाह और लेबनान को डील में डाल दिया है, ठोक दिया है बिना इजराइल से पूछे। और उस चक्कर में जो है ईरान के पास एक और लिवरेज हो गया, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उनका। और उनके लिए अभी भी अमेरिका और इजराइल जो है वो सैटन है, उनके लिए अभी भी इजराइल को जीने का कोई हक नहीं है, और उनके लिए अभी भी वो अरब नेशंस के ऊपर हावी हैं। तो ये एक उनके लिए अगर देखा जाए तो काफी विन विन है लॉन्ग टर्म के लिए। उनको कुछ लूज नहीं हुआ, बल्कि मेरे ख्याल से ट्रंप के और इजराइल के इस जो रेकलेस मूव था, इससे ईरान को ही ज्यादा फायदा हो रहा है इस डील में। अमेरिका को सिर्फ एक चीज है कि उसकी इज्जत बच गई और वो वहां से निकल आया। और इसीलिए अभी बाकी चीजें भी आगे जो होंगी आप देखना, अमेरिका अपने को रिससेट करना है, उसने अपने टॉमहॉक मिसाइल्स खत्म कर दिए, उसने अपने इंटरसेप्टर खत्म कर दिए। ताइवान के लिए वो बिल्कुल बेबस हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है अगर वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उसको इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना बहुत जरूरी था, अपनी इकोनॉमी को संभालना था, ग्लोबल प्राइसेस को जो है वो डाउन करना था, तो ग्लोबल रिसेशन चला जाता। तो ये कुल मिलके है। और इंडिया का जो है छबहार वगैरह, ये आप ही ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि हमारे लिए दोनों तरफ से विन विन है। ईरान की तरफ से भी विन विन है हमारे को, और अमेरिका की तरफ से भी विन विन है। इजराइल तो हमारे साथ हमेशा रहा ही है। द बेस्ट न्यूज इज फॉर इंडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक तरीके से देखिए, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, ठीक है, ये वॉर जो है मिलिटरली शायद ईरान जीता है, लेकिन क्या उसने शांति जीती है, ये तो दिखाई नहीं देता। आपने सही आका है। देखिए, वहां पे जितनी तबाही हुई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, उनके ऑयल रिसोर्सेज की थी, उनके सीमेंट, उनके स्टील प्लांट्स, उनके इवन मिसाइल मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे थे, वो सारे के सारे तो तबाह हो गए। वहां पे खाने के लाले हैं, खाना है नहीं, भूख है, पानी की किल्लत है। तेहरान इटसेल्फ जो है, वहां पे पानी की कमी है। वो कई बार, ये वॉर से पहले तो बात हो ही रही थी कि हमें तेहरान को रीलोकेट करना पड़ेगा या हमें अपनी नई राजधानी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। लेकिन आप देखिए, क्या अमेरिका हकीकत में हारा। एक तरफ से रिजीम चेंज करना था, फेल। दूसरा, ईरान को इतना डिग्रेड करना था कि वो न्यूक्लियर वेपन ना कर पाए और हम सारे के सारे न्यूक्लियर हथियार निकाल देंगे, न्यूक्लियर मटेरियल निकाल देंगे, फेल। ईरान के रेजिम को उनको वहां पे इस मुकाम पे लाके खड़ा करना था कि वो खड़े भी ना हो सके, फेल। बल्कि ईरान का जो ये औकात है वो मिडिल ईस्ट में दादागी बन गई है। अब वो सबको आंखें दिखा के बोलेगा, मैं राजा, तुमको अमेरिका भी नहीं बचा सकता। लेकिन उल्टा देखिए आप, ईरान को दबना पड़ेगा अमेरिका के सामने, क्योंकि उसको वो $300 बिलियन चाहिए है। और ये मत भूलिएगा, जो आपने बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत वाकिफ बात की थी, मुल्लाओं को शायद पैसे की जरूरत नहीं है, IRGC को है। और जैसा किसी ने कहा था, मनी करप्ट्स, एब्सोल्यूट मनी करप्ट्स एब्सोल्युटली। और यहाँ पे $300 बिलियन की बात हो रही है, छोटे मोटा रकम नहीं है। और अगर ये पैसे मिलने हैं तो ईरान का गुड बिहेवियर है। गुड बिहेवियर की परिभाषा किसी ने नहीं बताई। तो गुड बिहेवियर अगर ईरान करेगा तो मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेगा, हाँ थोड़ा बहुत चुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। तो आपने ईरान के तेल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, आपने वेनेजुएला पे तेल पे कब्जा कर रखा है, आपके पास खुद तेल और गैस के भंडार बहुत हैं। वहां पे यूक्रेन ने रशिया को इतनी बुरी तरह पीटा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, कि रशिया भी तेल के निर्यात के मामले में अब एक कदम पीछे हट रहा है।
मतलब कैस्पियन सी आपने और विश्व की, हाँ मॉस्को में वहां पे 2 बार उसने अटैक किया है। नहीं, और कैस्पियन सी और बाल्टिक में अब वो वहां से पोर्ट से निकालने में उसको डर लग रही है। निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां निकालेगा कैसे? उसके वहां पे जो टर्मिनल है उन पे बॉम्ब कर रखा है, उनको बॉम्ब मतलब ड्रोन से अटैक कर रखा है, वहां पे रिफाइनरीज डैमेज कर रखी हैं। रशिया की 34 रिफाइनरीज हैं, 34 रिफाइनरी हैं, उसमें से 27 जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी 2 मिलियन बैरल की रिफाइनरी थी मॉस्को में, उसको उसने ठोक दिया, वो भी 1 हफ्ते में 2 बारी। पिछले 1 हफ्ते में 5 रिफाइनरीज के ऊपर उसने अटैक किया है, 5 1 हफ्ते के अंदर। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जेलेंस्की ने पुतिन को अपने अंगूठे के नीचे लाने की बहुत कोशिश कर रखी है। इस सिचुएशन में अमेरिका ने ग्लोबल ऑयल के ऊपर पूरा कंट्रोल अपना जमा लिया है, एक। दूसरा, उसने इंश्योर किया है कि खाड़ी के देश जो पहले बीच में कहना शुरू किया था हम अमेरिका को चाहते हैं कि यहां से निकल जाए, वो अब बंद। अमेरिका वहां पे रहेगा, डट के रहेगा, वो पूरा रहेगा। तो उसने वो भी जीत लिया है। तीसरा, उसने चीन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। रशिया तो दरकिनार हो ही चुका है। और चीन के पास समस्या ये हो गई है कि एक तो उसका इंटरनल इकोनॉमी की हालत खस्ता है। चीन की बात हम किसी और टाइम पे करेंगे, लेकिन चीन इस स्थिति पे है कि वो चाह कर भी किसी की ज्यादा मदद नहीं कर सकता। तो इफेक्टिवली अमेरिका ने जो है एक तरीके से अपना प्रभुत्व दिखा दिया है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, अब है देखिए, 60 दिन की आपको मोहलत मिली है। 60 दिन में जो जितना भी देश प्रेम का जज्बा ईरानियन लोगों में होगा, जब वो खाली पेट होना शुरू हो जाएंगे, पानी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, पैसा है नहीं, तो क्या वो देश प्रेम का जज्बा पलटेगा? अगर पलटेगा तो किस पे पलटेगा? करंट रेजीम के ऊपर, क्योंकि करंट रेजीम ही जो है, आईआरजीसी को आपने वीकेंड कर रखा है। पावरफुल है लेकिन वीकेंड है। करंट रेजीम खड़ी है सामने। क्या ये अमेरिका ये सोच के काम कर रहा है कि हम अभी एक कदम पीछे हटा लें भले ही, लेकिन ईरान के लोग जो हैं वो ही ईरान के करंट रेजीम को खत्म करेंगे? क्या लगता है आपको, बिल्कुल संक्षिप्त में? जी, जैसे इजराइल कहते हैं कि हमने ईरान के रजीम को घुटने पे लाया था और ये पीस टॉक का टाइम नहीं था, ये उनका कहना था, थोड़ा और पुश चाहिए था। और मेरे ख्याल से जो जैसे आपने बोला है, अभी जब लड़ाई खत्म होगी तो जो आदमी का भी जब वो खतरा आता है तो एड्रेनलिन बनता है और वो काफी ताकत और चोट लेने के काबिल हो जाता है। वैसे एक देश का भी है, जब खतरा हुआ तो पूरा देश एक सिविलाइजेशनल और नेशनल आइडेंटिटी के लिए उसने लड़ा और सपोर्ट किया। लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब थकावट आएगी और पता लगेगा कि पानी नहीं आ रहा है, खाना नहीं आ रहा है, नौकरियां नहीं है जैसा बता रहे हैं, तो अगर एक जो दोबारा लोग अपने रजीम वाले अपनी तरफ को करते हैं और पब्लिक की तरफ को नहीं करते जो उनका पहली बार आया है, तो ये अनरेस्ट बढ़ेगा। और वैसे भी जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स थी, वाजिब क्या नाम था उसका, उसको भी माजिद उसको इस कैंपेन में बहुत बुरी तरह से टारगेट, उनके चेक पॉइंट्स पे देख देख के उनको मार रहे थे। तो वो भी काफी वीकेंड है। तो अगर वो वीकेंड है तो फिर लोगों पे थोड़ा बहुत जो अभी इकट्ठा होने का, रैली होने का, अगर एक गुस्सा दोबारा आ गया तो हो सकता है ईरान की रिजीम को बड़े टफ टाइम्स देखने पड़े। लेकिन अभी फिलहाल जो विक्ट्री का नशा है और जो उन्होंने क्लेम किया है कि हमें अमेरिका को डाउन किया है, उससे डर ये भी लगता है कि ये रजीम कहीं और पावरफुल तो नहीं हो गई। अब वक्त बताएगा कि भूख और प्यास ये लोगों की एक रेवोल्यूशन लाएगी या फिर जो इनका हुंकार है और इनकी जो ताकत है और बूट के नीचे दबाने की है, वो आईआरजीसी को एक नई लाइफ देगी। ये बड़े इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बिल्कुल सही। और एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई, देखिए G7 की मीटिंग हुई फ्रांस में। सबको लग रहा था कि G7 की मीटिंग में G7 क्या निर्णय लेंगे उसके ऊपर ध्यान ज्यादा रहेगा, पूरी मीडिया वहां थी। लेकिन मीडिया का ध्यान कहां था? मोदी और ट्रंप की मीटिंग पे। फिर मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कोशिश की गई कि भाई वर्साई में आपने साइन कर दिया। और फिर आ गया एक और अजूबा, एक तरीके से सेल्फ गोल के लीजिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारना। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी जो है वो हमसे फोटोग्राफ लेने के लिए इतनी उत्सुक थी, वो हमसे ना भीख मांग रही थी।
और इसके बाद वो चला गया दूसरे मीडिया के इस पे। तो मीडिया का अटेंशन तो गायब हो गया जहां पे असली मुद्दे थे। लेकिन हमारे लिए असली मुद्दा तो यही था कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग में क्या होगा। इस मीटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई जिसके बारे में शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रही है। नंबर एक, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि देखिए, सी फेयरर्स के ऊपर आप हमला करके उनको मारते हैं, ये गलत बात है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल संजीदता से किया, बिल्कुल सीरियसली कहा। दूसरा, ट्रंप को लगने लगा कि जो आजकल के लोग कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उधर यूके का जो एफटीए है वो 15 जुलाई को लागू होगा और ये अनाउंसमेंट कहाँ होती है? G7 मीटिंग में, ट्रंप की मीटिंग से एक दिन पहले। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब हम क्यों पीछे हटे, वहां पे उर्सुला वॉन डर वहां पहुंची हुई थी और उन्होंने कहा कि हम ये इंश्योर करेंगे कि सारे यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ये दिसंबर तक इसको अपना एक्सेप्टेंस दे दे एफटीए, मदर ऑफ ऑल डील्स के लिए, ताकि हम 1 जनवरी से इसको लागू किया जा सके। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम भी एक डील चाहते हैं, वो भी दिसंबर से पहले। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तो लगा होगा कि साहब हम अकेले रह जाएंगे, तो उन्होंने भी जोर देना शुरू किया मोदी जी को। देखिए, 500 ग्राम अमूल बटर लगाना किया, ही इज एन एंजल, टफ नेगोशिएटर, माय फेवरेट, टॉप 2 स्टेट्समैन में उनका नाम लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी डील की तरफ कोई पुश करने की बातें हुई हैं। बातें ये भी हुई कि डिफेंस के एरिया में भी बात होगी। आप ये मोदी ट्रंप की बातचीत और ये कैसे देखते हैं, बताइए। देखिए, जो G7 का माहौल बना था और जो एक नैरेटिव सेट हुआ था, पहली बात तो इंडिया का जब मोदी जी गए 2 दिन फ्रांस और 2 दिन जो स्लोवाकिया गए, उसमें जिस हिसाब से जो डील्स फाइनलाइज हुए हैं, आपके चाहे राफेल का ले लीजिए, आप न्यूक्लियर एनर्जी ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स में स्लोवाकिया के साथ, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी पे, मतलब एक मेजरली जो अमेरिका सोचता था कि लीडिंग टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में मेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए और इंडिया के साथ मेरी मार्केट सेट हो, वो पूरा का पूरा उधर हो गया था। और उसके बाद ही जितने भी ये वहां पे लीडर्स थे, पूरा यूरोप अमेरिका का सताया हुआ है। जिस हिसाब से नेटो के तरीके से और यूरोप के खुद के तरीके से अमेरिका ने उनको लताड़ा हुआ था, जैसे ग्रीनलैंड के मामले में उसने इनको धमकाया था, जैसे कनाडा को अपना न्यू 57 स्टेट बता के, हाँ 50 स्टेट बता के ह्यूमिलेट किया था। तो ये सब चिढ़े हुए हैं और वो भी अब देख रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंस अमेरिका पे इतनी है कि हम खुद लुंजपुंज हो गए, हम असहाय हैं। तो वो भी अब जब अपना 5% अगर डिफेंस बजट बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका से सारे हथियार लेंगे, चाहे नेटो स्पेसिफिकेशन में उनको लेना तो वहीं से है, लेकिन कई एक टेक्नोलॉजी और वो इधर इंडिया की तरफ भी देख सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो और चाहे डिफेंस हो, क्योंकि हमारा बहुत क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे हमारे इक्विपमेंट और हथियार बन रहे हैं। तो और खासकर देखिए, अगर स्लोवाकिया का अगर मसला देखें तो हमने ईस्टर्न यूरोप में एंट्री की है, जो कि पुराने टाइम अर्स्टवाइल यूएसएसआर के होते थे। और ईस्ट यूरोपियन कंट्री और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी अगर देखो तो वो पुअर कजन और रिच कजन वाला है। तो उनको भी अगर यहाँ की तरफ को मिल रहा है इंडिया से, और वो क्योंकि रशिया में प्रिडोमिनेंटली एज अ कल्चर, एज अ सिविलाइजेशन इंडिया का बहुत फर्क पड़ा है, इफेक्ट रहता है। और इधर सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में वैसे भी रोमा वगैरह करते करते इंडिया के कल्चर कस्टम्स उनके लिए ज्यादा इंटरनलाइज होने में आसानी रहती है। तो एक वहां की तरफ भी झुकाव जिसको हमने अभी एक्सप्लॉइट करना है, और वो हम अभी कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, चाहे तेल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, इंडिया ने अमेरिका के अलावा इतनी मार्केट एक्सेस कर ली है कि आपकी पिछली बार की जीडीपी आप देख लीजिए, या अभी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के फिगर्स देख लीजिए, अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद, ये जिससे होने के बावजूद भी इंडिया के बड़े हैं। तो इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पार्क इन द मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी। और जो इसमें आज उस ट्रेन में चढ़ गया और जिसने वहां पे टिकट ले लिया रिजर्वेशन, उसके बल्ले बल्ले। और उसी में जो आपने फोमो का भी आता ट्रम्प का, वो असली में फोमो हो रहा है कि
अभी देखिए वहां के जो उसके पहले वो स्टेट डिपार्टमेंट के या फिर उसके जो लोगों के इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया विल कम टू इट्स नीज इन बेगिंग, हाँ, घुटनों पे आके हमसे भीख मांगेगा। करेक्ट। मांगेगा। इंडिया ने 1 साल से बोला अगर आपको डील इतना अच्छा लगता है तो साइन कर लो, हमारी रेड लाइंस हम एग्रीकल्चर में नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे, आपको अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो हमारे तो वैसे ही इकोनॉमी बढ़ रही है आपके बिना भी। तो करेक्ट। तभी ट्रम्प ने बोला ही इज अ काम गाय बट अ वेरी टफ नट। और टफ नट में पहली टर्म से ही ट्रम्प ने धमकी दी थी, जब उसकी हार्ले डेविडसन को लेके उसने काफी हल्ला किया था कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो है हमारी इंडिया में नहीं बिक रही है क्योंकि वहां पे बहुत हाई टैरिफ है। और सेकेंड टर्म में आके उसने पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी को ही बोल दिया दे आर रिपिंग अस ऑफ विद अनफेयर ट्रेड एंड हाई रेस्ट्रिक्शन बैरियर। तो ठीक है, उसके वो भी अपने देश के बारे में सोच रहा है और उसने कुछ हद तक हासिल भी किया है, इंडिया ने कंसेशंस दिए हैं, लेकिन जो हमारे कोर सेक्टर थे उसमें हमने नहीं छोड़ा, हमने अपने फार्मर्स पे कोई आंच नहीं आने दी। और दूसरा फार्मर और उसके डेयरी दोनों पे हमने टच नहीं करने दिया। उसके डेयरी को भी इंक्लूड उसके कर लीजिए। हाँ डेयरी को भी। तो उसके अलावा कितना प्रेशर जब आया तो हमने अपने सोर्सेज और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस डाइवर्सिफाई कर दिए हैं, और इससे हमें जो है नई नई मार्केट्स मिल गई हैं, और हमने रियलाइज किया कि हमें अमेरिका की इतनी जरूरत तो है ही नहीं। है जरूरत, ये नहीं करेक्ट। कहते नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है कि हम क्रिपल हो जाए। तो ये सब कुछ देखते हुए अभी जो अभी ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है उनका अमेरिका का भी यहाँ पे देखना है, उनको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पता है, और उनको ये भी पता है जिस हिसाब से वो ईरान में पूरी अपनी मिलिट्री माइट लगा दी, उसको नुकसान करा, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी और उसकी जो जज्बा है उसको नहीं तोड़ पाए लड़ाई में। वैसे इंडिया में उन्होंने पूरे सारे सामदान दंड भेंट लगा दिए हैं। हमारी ट्रेड डील में हमारी रेड लाइन जो डेयरी और एग्रीकल्चर की है उसमें वो नहीं आ सकते, उनको पता है। अभी वो ईरान की तरह साइन कर देंगे इंडिया के साथ भी, वहां लड़ाई का था यहाँ ट्रेड का था, ये देखने वाले हैं। मेरे को ये लगता है कि वो ज्यादा अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सर्जेई गोर जो लगता है काफी बैलेंस्ड आदमी है, उनकी भी जो फीडबैक जाएगी उससे हमारा ट्रेड डील जो है इक्वल टर्म्स पे हमारी रेड लाइंस को मद्देनजर रखते हुए हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए ये साफ एक दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान का जो रुतबा है वो कहाँ है। ये मत भूलिए जब वो फैमिली फोटोग्राफ हुई थी जिसमें सारे के सारे लोग आए थे, जो G7 के मेंबर्स और जो इनवाइटीज भी थे, और हम इनवाइटी थे क्योंकि हम मेंबर तो है नहीं, लेकिन मोदी जी कहाँ खड़े थे? मोदी जी बिल्कुल मैक्रोन के बगल में खड़े हुए थे, पहली लाइन में। ये दिखाता है कि क्या है मोदी जी का रुतबा, क्या है भारत का रुतबा। क्योंकि मोदी जी का रुतबा तो वही है जो भारत का रुतबा है। और दूसरी बात देखिए, फ्रांस में जब पहली बार मोदी जी गए थे तो उन्होंने सबसे पहले किया था इनोवेशन इंडिया इनोवेट्स के नाम पे एक पूरा समिट हुआ था। फिर उसके बाद विवा फ्रांस के नाम के एआई समिट हुआ था जिसमें मोदी जी फिर से थे। तो एआई की बस में भी हम चढ़ के बैठे हैं, डेवलपमेंट की बस में भी चढ़ के बैठे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा है डिफेंस की बस पे बैठे हैं। और डिफेंस की बस पे बैठने का मतलब यह है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भाई प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। भाई खाना कितना स्वादिष्ट है वो तो तभी मालूम पड़ता है जब आप खाते हैं। और एक स्वाद वाली चीज हुई है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट। ठीक है, LRLACM ये मिसाइल का टेस्ट हुआ जिसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मानी जाती है। 450 से 500 किलो का फ्लेक्सिबल वॉरहेड कैरी कर सकता है। टेरेन हैगिंग मुश्किल से 2 मीटर मतलब 6 फुट ऊपर जमीन के उस लेवल तक भी उड़ सकती है। हालांकि सबसोनिक है, 0.7 to 0.8 मैक की स्पीड है, लेकिन क्योंकि क्रॉस सेक्शन इतना कम है और हाइट इतनी कम है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने ये मिसाइल बनाई है जो कि आप लैंड मतलब जमीन से आप मार सकते हैं यूनिवर्सल लॉन्चर के जरिए आर्मी के पास। आप एयरफोर्स को दे सकते हैं कि वो हवाई जहाज से मारेगा क्योंकि उसको फिर बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हवाई जहाज पे ऊपर है, हवाई जहाज स्पीड दे ही रहा है उसको, तो उसका रेंज बरकरार रहेगी। और नेवी के शिप्स में वही जो यूनिवर्सल लॉन्चर लगा है वहां से लॉन्च हो सकती है, ताकि आपको ये तीनों सर्विसेज के लिए
आपको एक ऐसी स्टैंड ऑफ रेंज की मिसाइल मिल गई है जो कि कीमत में ब्रह्मोस के 1/4 से कम है, और आप ज्यादा मात्रा में अगर ये मिसाइल मारते हैं तो वेरी ऑब्वियसली एक भी अगर गई तो इतना भीषण डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी कि दूसरा थर-थर कांपेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, इस मिसाइल की जो कंपैरिजन करते हैं वो अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल से करते हैं। और अगर आप किसी भी कैंपेन को देखें अमेरिका की, तो सबसे पहला जो असॉल्ट या सैल्वो होता है वो ये टोमाहॉक टमाका क्रूज आता है। मिसाइल होता है, जो उनके शिप से जाती हैं या लैंड से अगर जाती है तो वो उसका तो 2500 किलोमीटर तक का रेंज है। हमारा 1500 किलोमीटर है। आप ये लगा लीजिए कि आप चेन्नई से नियरली दिल्ली के शॉर्ट तक आप पहुंच दिल्ली सकते हिट आता हैं। है। हाँ, अब या बॉम्बे से आप चंडीगढ़ या जम्मू की तरफ को आप उतनी तरफ की आप रेंज हासिल कर सकते हैं, तो ये है। और इसकी जो खासियत ये है कि अभी तक हमारे पास जो इंजन हर चीज के होते थे वो इम्पोर्टेड होते थे। ये मानिक इंजन हमारा इंडिजिनस है, करेक्ट, यानी कि करेक्ट। सीकर से लेके वॉरहेड, एरोडायनामिक्स, इसका मटेरियल्स और इसकी जो प्रोपल्शन है वो पूरा हमारे हाथ में है। टर्बोफैन इंजन की एल्गोरिथम भी टेक्नोलॉजी हम हमारा लोग। है, हाँ, तो एल्गोरिथम भी सब हमारा कुछ। है। हाँ, एल्गोरिथम तो हमारा है ही है खैर। तो इसमें हमें किसी से, जैसे रफाल में हमें भी फंसे पड़े, सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है, सोर्स कोड नहीं मिल रहा, कोई चक्कर नहीं है। सस्ती बनेगी, जितने नंबर होना चाहिए बन सकती है, जो मॉडिफिकेशन करना कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने आपने वो अपग्रेड भी आप कर सकते हैं। और करेक्ट। इसमें जो नेविगेशन भी है, 4 किस्म के तो इसके नेविगेशन है, इसकी रिडंडेंसी 4 है। ये इनर्शियल नेविगेशन है, नाविक सैटेलाइट से सैटेलाइट नेविगेशन है, टेरेन कंपैरिजन है, टर्कॉम, और उसके बाद जब टारगेट में आ जाता है खुद का एक रडार भी है, और उसकी जो फोटो है उसका कंपैरिजन भी वो कर लेता है। तो ये काफी फुल प्रूफ है। और जैसा आपने बताया, ये इतनी रेंज है कि हम इसको कहीं से घुमा के ले आ सकते हैं। यानी अगर एनिमी की एयर डिफेंस के हमको गैप्स पता है, कहाँ उसके रेडार में गैप्स है, हम उसके पीछे से भी, अगर आप बॉम्बे से डालेंगे, आप ग्वादर के पीछे, ईरान के ऊपर से पीछे से भी आके पाकिस्तान को अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान की डेप्थ ही कितनी है, 250, 300, करेक्ट। 400 किलोमीटर। आप तो पूरा घूम के पीछे से आ सकते हैं। तो ये इन क्रूज मिसाइल्स की खासियत है। जो लंबी खासियत हम ऐसे ना देखें कि ये यहाँ से वहां तक मारेगा। आप ये सोच लो कि अगर यहाँ से मेरे को इसको मारना है, लेकिन इसके रडार है, तो मैं पीछे से घूम के इस पे आ सकता हूँ। ये काबिलियत देती है आपको एक क्रूज मिसाइल। तो ये बहुत ही अच्छा है। और हमारे, अगर आप देखें, निर्भय, उसके पहले रुद्रम, उसके पहले आप प्रलय, कितना आप मिसाइल जो है, चले अस्त्र। हाँ, अस्त्र, ये एक के बाद एक हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसमें डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रही है। और कल की लड़ाई मिसाइल्स की ही होगी। और ये बड़ा सही टाइम है कि हमने इसमें मेच्योरिटी और मास्टरी हासिल कर रही है। और क्योंकि खुद बनाएंगे, हम जो इम्पोर्टेड अगर टोमाहॉक अगर लेते, पक्का वो 10 गुना महंगी हमें पड़ती। करेक्ट। एक टोमाहॉक के कॉस्ट में हम 10 अपनी अपनी ये मिसाइल बना सकते हैं, क्रूज मिसाइल। और वो भी ऐसी कि जब मौका आए, जैसे आए, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी कमी हमें नहीं पड़ेगी। ये बहुत बिल्कुल बढ़िया सही, चीज। बिल्कुल सही। और एक और चीज हुई है जो हाल ही में हुई है, वो है एक हंगोर क्लास सबमरीन कमीशन हुई है पाकिस्तान में। हंगोर क्लास जो है वो चाइनीज टाइप 309 अल्फा युआन क्लास का वही सबमरीन है, युआन क्लास। और ये एक $5 बिलियन का डील था जिसमें 8 सबमरीन पाकिस्तान को मिलनी है। 4 चीन में बनेंगी, 4 बनेंगी कराची शिपयार्ड में। पहली सबमरीन है हंगोर, और ये पहुंच गई है पाकिस्तान। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, मतलब ये पानी के नीचे ज्यादा देर तक रह सकती है। लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि चीनी जो सबमरीन्स हैं वो एक अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा की तरह बजती हैं, बहुत हल्ला मचाती हैं, बहुत नॉइजी हैं। और पानी के नीचे तो देखिए, अगर सबमरीन में हल्ला मचा और नॉइज, तभी तो वो डिटेक्ट हो जाती है। और हम लोग ने, हमारे लिए इंडियन ओशन रीजन, खास करके बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हम ऐसा जानते हैं जैसे हम अपने हाथ को जानते हैं। इस माहौल में पाकिस्तान क्या हमें थ्रेटन करने की औकात कर सकता है? ये मत भूलिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, पाकिस्तान का कोई भी जहाज बाहर नहीं आया। यहां तक कि उन्होंने सोचा था कि अपने सबमरीन को उठा के ओमान भेज देंगे कि वहां पे वो सेफ रहेंगी। ये भी मत भूलिए, जब
हमने 71 वो जो मेजर ऑपरेशन हुआ था जिस जहाँ नेवी ने अपना कर्तव्य दिखाया था, वहां पे ऐसी मिसाइल्स मारी जो कि जमीन पे मारने की क्षमता ही नहीं रखती थी, फिर भी हमने मारी। ऐसे मिसाइल बोट से मारी जिनकी जो क्षमता थी वो अपने समुद्री तट से 200-250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती थी। हम उनको लेके गए कराची के बाहर टो करके। तो इन सब के बीच क्या आपको लगता है पाकिस्तान की कोई औकात है हंगोर सबमरीन्स के साथ? कोई मेजर परिवर्तन होगा या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो उनके आए थे एडमिरल, उसके साथ उन्होंने इनॉग्रेशन में ये बोला है कि अब हम बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। अभी तक उनके पास 6-7 सबमरीन थी और वो भी सारी जो थी वो अनफिट कंडीशन में थी। हाँ, डेफिनेट। पर मैंने ये भी सुना था कि ये फ्रांस उनका बैटरी देता था और हम इंडिया ने एक डील के साथ बोला था कि इनको ये बैटरी ना दी जाए, तो उनकी भी बैटरीज की भी प्रॉब्लम चल रही थी। एनीवे, अभी ये कहते हैं 4 और 4 8 हंगोर क्लास आएंगी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, यानी इनको ऊपर नहीं आना पड़ेगा सांस लेने के लिए, पानी के अंदर गुप्त तरीके से चलती जाएंगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि नॉइजी बहुत होती है चाइनीज सबमरीन, और हमारे जो अभी तक हमारे जो एक्विजिशंस में है P8I, हमने एक फ्रेश बैच और ले लिया, 8 का 18 कर दिया शायद। ये जो बड़े बोइंग एयरक्राफ्ट 737 एयरक्राफ्ट में बना हुआ ये टोही विमान है जो कि स्पेशलाइज करते हैं सबमरीन्स को देखने में। MH-60 जो ये हैं हेलीकॉप्टर्स, वो भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हैं। तो हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हमने बहुत बड़ी कदम ले ली है और बे ऑफ बंगाल को हम अपना अखाड़ा मानते हैं। अब अगर किसी ने सबमरीन लेनी है, अभी जो 5-6 उसकी बची हुई है, उसने लेनी तो थी, लेकिन बे ऑफ बंगाल में उसको एक और फायदा भी, बांग्लादेश से जो उसके अच्छे संबंध हैं, तो वो बांग्लादेश के हार्बर्स को अपना बेस बना के भी वहां पे आ जा सकता है। लेकिन किस हद तक वो 1 या 2 सबमरीन से हमें खतरा कर सकेगा वो पता नहीं। लेकिन ये जरूरी है जितनी बार उसकी हंगोर क्लास सबमरीन आएंगी तो हम भी उसको डिटेक्ट करके उसके अकूस्टिक्स, उसके सिग्नेचर वगैरह हम अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे और उसको ट्रैक करने की हम एबिलिटी रखते हैं। और जैसे ही, वैसे भी उनके पोर्ट्स के बाहर तो हमारा रहता ही है पहरा। जैसे ही कोई निकलेगी बाहर पेट्रोलिंग के लिए तो उसको वहां से ट्रैकिंग शुरू हो ही जाएगी। और उसके पास कराची या ग्वादर जहां से भी निकलता है कोई ऑप्शन नहीं है बिना ऑब्जर्वेशन के सेल आउट करना एक सबमरीन को। तो ये आप ये समझिए कि हाँ, एक चैलेंज आया है, पर क्या हम उस चैलेंज के लिए रेडी है? मेरे ख्याल से हम रेडी हैं। तो इसमें हमें ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, पर इतना है कि बे ऑफ बंगाल में एक और टिक करना पड़ेगा कि हंगोर क्लास तो यहाँ पे कोई नहीं घूम रहा। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक ही चीज है, स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो एक तरह से इंटर ऑपरेबिलिटी मिल जाती है चीन और पाकिस्तान को आपस में, खास करके चीन को। दूसरा, ग्वादर पोर्ट पे अगर चीनी सबमरीन भी होगी और वो हमेशा क्लेम कर सकते हैं कि हमारी नहीं, वो तो पाकिस्तानी सबमरीन है। कॉक्सस बाजार के पास पेकुआ नाम की जगह में BNS शेख हसीना के नाम, वहां पे नेवल बेस में उन्होंने पाकिस्तान चीनियों ने 8 सबमरीन के लिए एक अपना पेन बनाया है, जबकि बांग्लादेश के पास कितनी सबमरीन है? 1, 2। अब 2 हो गए, ठीक है। अब 2 सबमरीन के लिए 8 सबमरीन का उन्होंने हैंगर बना रखा है, पेन बना रहे हैं। तो मतलब साफ है कि भाई ये एक तरीके से त्रोइका क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। चीन के अंदर क्षमता नहीं है कि वो मिलिटरीली हिंदुस्तान को थ्रेटन कर सके, तो ये दूसरे तरीके इस्तेमाल करता है और उसके पास प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ जो है ये हमारे पास बहुत बेहतरीन आइडिया मिल जाते हैं। हम FTA किए, हमने डाइवर्सिफाई किया, अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ी है, GDP की दर बढ़ी है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो 59 पे पहुंच गया, वो कई सालों में पहली बार उस लेवल पे पहुंचा है। आइडियाज बहुत अच्छे हैं, क्या हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या हम इनको इतना आगे बढ़ा लें कि अब हमको कोई पीछे ना कर सके? खाड़ी के युद्ध से एक चीज साफ दिखाई दे रही है, जिस रफ्तार से हमारे पोर्ट्स में सामान डंप किया गया या रखा गया, चाहे वो विजिंगम जो है
पहले बात कर रहे थे कि हम इसको डबल करना चाहते हैं, अब बात हो रही है इससे कहीं ज्यादा करेंगे, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट के लिए आपको खाड़ी का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। और हमारे लिए ये बहुत अच्छी खबर है। गलाथिया बे हमारे लिए एक वो काम शुरू हो गया है अंडमान निकोबार में, खास करके ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। हमको ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमें चाहिए है डिफेंस। क्योंकि जब तक आपके पास मसल नहीं होगा, जब तक आपके पास डंडा नहीं होगा, चाहे वो भले ही आप उसको छिपा के ना वेलवेट ग्लव में रखें, लेकिन वो जरूरी है। आपको अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। और खाड़ी हो या यूक्रेन हो, इससे एक चीज का साफ दिखाई दे रहा है, बहुत महत्व होता है ड्रैम का। दैट इज डी मतलब ड्रोन, आर रॉकेट्स, ए आर्टिलरी, एम मिसाइल्स। इसके ऊपर भारत ने बहुत ज्यादा खर्चा भी करना है, फोकस भी करना है। ड्रोन्स के ऊपर काम चल ही रहा है, 30,000 करोड़ प्लस की बात हम कर रहे हैं ड्रोन्स में, मिसाइल्स की बात हो ही रही है, और हम बाकी चीजें भी कर ही रहे हैं। हमें यह देखना है कि हम आगे इसको कैसे बढ़ा पाएंगे और कैसे आगे चलेगा। अंत में बस यही कह सकता हूं, एक पुराना गाना था, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, आपको याद होगा, एन इवनिंग इन पेरिस का। इसी का एक मॉडिफिकेशन मैं कर देता हूं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, बहारों का मौसम फिर कब मिलेगा। भारत को बढ़ाने का समय आ गया है,